अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वर्क डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है रिच डैड पुअर डैड। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है। सेल्फ हेल्प बुक ऐसी बुक को कहते हैं जो कि आपकी सेल्फ को ग्रूम करने में हेल्प आउट करती है, और इस बुक को लिखने वाले हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। तो एनी हाउ, टाइम को वेस्ट किए बगैर जो इस बुक की समरी है वो हम करते हैं शुरू। हमारे पास यहाँ पे मेन करेक्टर है रॉबर्ट टी कियोसाकी का, जो कि 9 साल के थे। जब वो 9 साल के थे तो वो अपनी लाइफ के बारे में बताते हुए 2 फादर्स का जिक्र करते हैं। कहते मेरे 2 फादर थे, एक थे पुअर डैड, दूसरे थे रिच डैड। पुअर डैड जो थे वो रॉबर्ट टी कियोसाकी के बायोलॉजिकल फादर थे, जबकि रिच डैड इनके फ्रेंड माइक के फादर थे, जिन्हों से हमारे राइटर ने, हमारे ऑथर ने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ के लिए। जो पुअर डैड है, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी के बायोलॉजिकल फादर हैं, इन्होंने पीएचडी की हुई है। ये एक टीचर भी हैं जो कि एक स्कूल में पढ़ाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो रिच डैड हैं, उन्होंने 8th क्लास को भी पास नहीं किया हुआ, लेकिन इन दोनों की थिंकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पुअर डैड और रिच डैड दोनों अपने करियर में काफ़ी सक्सेसफुल थे, लेकिन जो पुअर डैड थे हमेशा उनके साथ पैसों को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता था, जबकि जो रिच डैड थे वो फ्यूचर में शहर के सबसे अमीर तरीन आदमियों में से थे। अब क्यों? यहाँ पे इनकी जो सोच है उनका फ़र्क था। पुअर डैड का कहना था कि पैसा ही सारी फसाद की जड़ है। सबसे बुरी चीज़ जो है पैसे से मोहब्बत है। इंसान को पैसे से नहीं बल्कि एजुकेशन से मोहब्बत होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड रिच डैड कहते थे पैसे का ना होना ही सारी फसाद की जड़ है, पैसे का ना होना ही सबसे बड़ी बुराई है। रिच डैड कहते थे कि तुम एजुकेशन हासिल करो ताकि तुम आगे जाके एक अच्छी कंपनी खरीद सको। ऑन द अदर हैंड पुअर डैड कहते थे अच्छी एजुकेशन हासिल करो ताकि तुम जब अच्छी एजुकेशन हासिल करोगे अच्छे इदारे से, अच्छे इंस्टीट्यूशन से, तो तुम्हें आगे जाके अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब मिल सके। पुअर डैड का माइंड जॉब मिलने तक लिमिटेड था, जबकि जो रिच डैड थे उनका माइंड जॉब देने तक लिमिटेड था। मतलब वो लिमिटेड माइंड नहीं थे, वो कहते थे कि एक ऐसा काम करो जहाँ पे तुम लोगों को जॉब दे सको। जब पुअर डैड की डेथ हुई तो उन्होंने मरने से पहले अपनी फैमिली के लिए कई ज़्यादा अनपेड बिल्स छोड़े थे, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब रिच डैड की डेथ हुई थी तो उन्होंने मरने से पहले अपनी फैमिली के लिए बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर छोड़े थे। पुअर डैड हमेशा यही कहते थे कि मैं कभी भी अमीर आदमी नहीं बन सकता, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो रिच डैड थे वो हमेशा कहते थे मैं अमीर और पावरफुल आदमी हूँ। हालांकि जब इनके फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल डाउन थी, इनको फाइनेंशियल क्राइसिस भी फेस करना पड़े, तब भी ये कहते थे मैं अमीर और पावरफुल आदमी हूँ। इन्होंने कभी खुद को गरीब नहीं कहा। और रिच डैड ऐसा क्यों सोचते थे? क्योंकि जो हम सोचते हैं उसका इफेक्ट, उसका असर हमारी ज़िंदगी में होता है। तो इसीलिए रिच डैड जो है वो पॉजिटिव वे में इस पर्सपेक्टिव के लिहाज से सोचते थे। तो एनी हाउ दोनों डैड, पुअर डैड और रिच डैड, दोनों एजुकेशन को प्रेफरेंस देते थे। जो पुअर डैड है वो बेसिकली अच्छी जॉब ढूंढने के लिए पढ़ते थे। ऑन द अदर हैंड जो रिच डैड थे वो पैसे कमाने के लिए पढ़ते थे कि कैसे वो ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हैं। जब भी कोई चीज़ लेने की बात आती तो पुअर डैड कहते थे मैं ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, हम ये नहीं ले सकते, हम वो नहीं ले सकते। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो रिच डैड थे वो ये सोचते थे मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं ये कैसे ले सकता हूँ। रिच डैड का कहना था कि अमीर होने के लिए आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, और जब आप सोचेंगे तो उससे आपके ब्रेन के मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन जब आप ये कह दोगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो इट मीन्स आप अपने ब्रेन को स्टॉप कर देते हो, जिससे आपका ब्रेन जो ज़्यादा सोच नहीं पाता। और जब आप खुद को मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इस तरह के सेंटेंस बोलोगे तो आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा, और इससे क्या होगा, आप रिच नहीं हो पाओगे। इसलिए रिच होने के लिए ज़रूरी है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप अपने ब्रेन से को उसके सोल्यूशंस ढूंढे। जब ब्रेन उसके सोल्यूशन ढूंढेगा तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, और जितने ब्रेन के मसल स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही ब्रेन फास्ट काम करेगा। अब रॉबर्ट उस टाइम पे बहुत छोटे थे, उनको समझ नहीं लगती थी कि वो रिच डैड की सुने या पुअर डैड की सुने, क्योंकि उस टाइम पे जो रिच डैड थे वो भी पुअर थे, लेकिन उनकी सोच का फ़र्क था। वो पुअर डैड से डिफरेंट वे में सोचते थे, और इसी बेस पे फ्यूचर में जाके वो बहुत ज़्यादा रिच मैन बने।
और जो हमारे स्कूल्स हैं वो हम लोग को अच्छा डॉक्टर, बैंकर, लॉयर तो बनाना सिखाते हैं, लेकिन वो हम लोगों को ये नहीं सिखाते कि अमीर कैसे बनना है। ये चीज़ जो हम लोग को फैमिली में सिखाई जाती है, घर में सिखाई जाती है। और जो अमीर रिच पेरेंट्स होते हैं वो बचपन से ही अपने बच्चों की इस मैटर में ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। और ऑथर ने भी ये चीज़ अपने रिच डैड से सीखी थी, जो हमने ऑथर की इस बुक से सीखनी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि अगर पैसे से ज़्यादा कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वो है नॉलेज। तो अगर आपको ये पता होगा कि कैसे कैसे पैसे कमाने हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि पैसा तो आने वाली चीज़ होती है और जाने वाली चीज़ होती है, लेकिन जो चीज़ परमानेंट रहती है वो है नॉलेज। ठीक है, चले अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम देखते हैं कि जो रॉबर्ट है, रॉबर्ट को बचपन से ही अमीर होने का बहुत शौक था। और वो जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे उसका फ्रेंड माइक भी था। और एक दिन रॉबर्ट ने माइक के साथ अपने फादर से पूछा कि डैड आप अमीर क्यों नहीं हैं। तो उसके पुअर डैड ने आगे से रिस्पॉन्स दिया कि मैं एक टीचर हूँ और मैं कुछ नहीं जानता। फिर उसके बाद पुअर डैड ने कहा कि तुम रिच डैड के पास जाओ, यानी कि माइक के फादर के पास जाओ, वो तुम्हें इस मैटर में गाइड कर सकते हैं। तो रॉबर्ट पूछता है वो क्यों। तो हालांकि माइक कहता है मेरे फादर तो खुद एक गरीब से आदमी है, तो वो कैसे गाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद पुअर डैड उनको बताते हैं कि बेसिकली मेरा और तुम्हारे फादर का जो बैंकर है वो एक ही है, और बैंकर ने कहा था कि एक दिन रिच डैड जो है वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, यानी कि जो माइक के फादर हैं वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, काफ़ी अमीर होगा इसलिए। तो इसके बाद जो है रॉबर्ट और माइक मिल के रिच डैड के पास आते हैं, लेकिन रिच डैड जो है वो बिज़ी होते हैं अपने थोड़े बहुत मैटर्स के अंदर, वो फिर भी इनको टाइम देते हैं। अब ये रिच डैड से पूछते हैं कि हम कैसे अमीर हो सकते हैं। तो रिच डैड ने कहा ठीक है मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि अमीर कैसे बनते हैं, लेकिन तुम लोगों को इसके लिए मेरे लिए काम करना होगा। मैं तुम लोगों को लेक्चरिंग की फॉर्म में नहीं सिखाऊंगा, तुम लोगों को कोई लेक्चर दे के नहीं सिखाऊंगा, तुम लोगों को मेरे लिए काम करना होगा। मेरा एक स्टोर है, तुम लोगों को उस स्टोर पे जाके डेली काम करना पड़ेगा, और मैं तुम लोगों को 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद माइक और रॉबर्ट एग्री हो जाते हैं और वो वहाँ पे जाके सफाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब वो सफाई करते हैं और उनकी ऐसी लगातार रूटीन चलती है तो वो अपनी इस रूटीन से थक जाते हैं। अब रॉबर्ट और माइक इस काम से थक गए थे और थकने के बाद वो रिच डैड के पास है और उनसे कहा कि हमारी सैलरी बढ़ा दे, हमारी सैलरी बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो हमसे मैनेज नहीं होता, हम थक चुके हैं। फिर उसके बाद रिच डैड ने यह किया, रिच डैड ने कहा तुम जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करोगे। एनी हाउ फिर ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना शुरू हो गए। फिर काफ़ी टाइम बाद इनकी दोबारा से रिच डैड से मुलाकात हुई, तो रिच डैड ने उनसे कहा कि मैं तुमसे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवा रहा था, मैं तुमसे उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अब जो हूँ मैं तुम लोगों को 2 चीज़ें बताऊँगा, एक ये कि तुम लोगों ने इस काम से क्या मॉरल लेसन सीखा, या फिर दूसरा ये कि मैं तुम लोगों की सैलरी बढ़ा दूँ। तो उसके बाद जो है बच्चों ने, माइक और रॉबर्ट दोनों ने कहा कि आप हमारी जो हमें जो है पता है मॉरल लेसन क्या है इसका, वो बता दें इस काम का जो आप हमसे करवा रहे थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड रिच डैड ने कहा कि नहीं, तुम लोगों की मैं सैलरी बढ़ा देता हूँ, मैं तुम लोग को $1 कर देता हूँ, इसके अलावा 20 सेंट्स, 50 सेंट्स, $1, जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे काउंट होते थे। कहते क्या तुम लोग ये वाली ऑफर एक्सेप्ट करना चाहोगे। लेकिन फिर माइक और रॉबर्ट ने कहा कि नहीं, हमें आप मॉरल लेसन बताएं। तो वहाँ पे उन्होंने इनको रैट रेस के बारे में बताया, और रिच डैड ने कहा कि वो रॉबर्ट को और माइक को फर्स्ट डे से सिखा रहे हैं। रॉबर्ट हैरान हुआ कि वो कैसे, कि आपने तो हमसे बात तक नहीं की। तो आगे से रिच डैड कहते हैं कि सिखाने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको लेक्चर दूँ, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें लाइफ का एक एक्सपीरियंस सिखाया है। वो क्या, वो ये कि एक पर्सन काम करता है, जॉब करता है, उसको अर्निंग मिलती है, वो अर्निंग से अपना घर चलाता है, लेकिन जब उस अर्निंग से उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे होते तो फिर वो अपनी अर्निंग बढ़ाने का कहता है, अपनी सैलरी बढ़ाने का कहता है। फिर उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है और वो ये सोचते कि उनके पैसे बढ़ाने से उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व होना शुरू हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसे उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं और वो पुअर के पुअर ही रहते हैं। अब वो कैसे, ये फर्दर उसको क्लेरिफाई करेंगे। ये कहते हैं जो रिच मैन होता है ना वो पैसों के लिए काम नहीं करता है, जबकि जो पुअर मैन होता है वो पैसों के लिए काम करता है, जबकि पैसा जो है वो रिच पीपल के लिए काम करता है। किस तरह से, अब वो रॉबर्ट को उसी के जो एक्सपीरियंस था उसके थ्रू बताते हैं कि उन्होंने रॉबर्ट से पहले काम करवाया, और कहते लोग भी ऐसे ही करते हैं, पहले वो काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, फिर सैलरी से वो कहते हैं उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए ताकि उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। एनी हाउ उनकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, लेकिन जब उनकी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, उनके ऑटोमेटिकली
तो उनके इनकम के ऊपर भी इफेक्ट होता है। इस तरह से जब इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस के ऊपर भी इफेक्ट होता है। क्लियर? अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन की सैलरी 10,000 थी तो वो उस 10,000 के अकॉर्डिंग ही अपने घर को चला रहा था। लेकिन जब उस पर्सन की सैलरी 15,000 हो गई तो उसने जैसे सैलरी बढ़ी है वैसे अपनी ज़रूरियात को भी बढ़ा लिया। और इस तरह से अगर एक और मैं एग्जांपल आपको क्लियर करके बताऊं कि एक पर्सन है, वो एक बिजनेस का मतलब एक जॉब कर रहा है। जब वो जॉब कर रहा है तो उसको एक स्पेसिफिक सैलरी मिल रही है जिसमें उसका घर चल रहा है। लेकिन उसका प्रमोशन होता है। जब वो उसका प्रमोशन होता है तो वो क्या करता है, वो अपने बच्चों के लिए एक प्ले स्टेशन लेके आता है, जिससे क्या हुआ, हमारा बिजली का बिल बढ़ेगा। और ऑन द अदर हैंड उसकी वाइफ कहती है कि घर में एसी लगवा लें। अब उसने घर में एसी भी लगवा लिया, जिससे क्या होगा, अगेन बिजली का बिल बढ़ेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जहाँ पे उसका प्रमोशन हुआ था वहाँ पे वो प्ले स्टेशन ले आया और एसी ले आया। उससे क्या हुआ, बिजली का बिल बढ़ गया। और फिर उस प्रमोशन के उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब बिजली का बिल बढ़ेगा तो जो यहाँ से उसकी सैलरी बढ़ी है वही सैलरी उसके बिजली के बिल में चली जाएगी। और जो सूरत हाल उसकी 10,000 की सैलरी में थी वही उसकी 15,000 की सैलरी के अंदर हो जाएगी दोबारा से। और आगे उसकी फर्दर प्रमोशन हो जाती है। जब फर्दर प्रमोशन होती है, उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में दाखिल करवाएगा। जब अच्छे कॉलेज में दाखिल करवाए तो कॉलेज की सैलरी भी होगी। और इसके अलावा क्या है, बच्चों की पॉकेट मनी भी ज़्यादा हो जाएगी। जब पॉकेट मनी भी ज़्यादा हो गई, उनकी जो कॉलेज की फ़ी है वो भी ज़्यादा हो गई। फिर क्या होगा, अगेन जो उसका स्टार्ट था वो बिल्कुल दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा। और इस तरह से अगर आपकी इनकम डबल कर दी जाए तो क्या आप अपने खर्चे नहीं बढ़ाओगे? आप भी अपने खर्चे बढ़ाओगे। कि जहाँ आप होममेड फूड खाते थे वहाँ आप रेस्टोरेंट में खाना खाओगे, जहाँ आप छोटी मार्केट में जाते थे वहाँ आप बड़ी मार्केट्स में जाओगे। इन एडिशन जहाँ आप रेप्लिका पहनते थे वहाँ आप ब्रांड पहनना शुरू कर दोगे। और वो कहते ज़्यादातर लोग जो वो इस जाल के अंदर फंस जाते हैं और इसी जाल को रैट रेस का नाम दिया गया, RAT रैट। ठीक है, रैट रेस का नाम दिया गया। कि क्या होता है कि लोग अपनी इनकम के साथ अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। और हम में से ज़्यादातर लोगों की लाइफ बिल्कुल ऐसी ही है कि सैलरी के साथ साथ हम लोग हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले तो आप डर की वजह से काम करते हो कि अगर आप काम नहीं करोगे तो खाओगे पियोगे कैसे, खर्चे कैसे चलाओगे। फिर आप जब काम करते हो आपको सैलरी मिलती है तो सैलरी मिलने के बाद आप लोगों को लग्जरियस लाइफ नज़र आती है, जैसा कि बाहर का खाना, मॉल्स में जाना है, सब कुछ। और ये ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। और ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी मिलने से बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। आपको फ़ायदा होगा उस सूरत में कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 आपकी सैलरी थी, आप उसी तरह से अपने घर को मैनेज कर रहे थे और आपकी सैलरी बढ़ गई। सैलरी बढ़ने के बाद आपने अपने खर्चे इतने नहीं बढ़ाए, लेकिन आपकी जो सैलरी बढ़ी है आपने उसमें से सेविंग्स करना शुरू कर दी हैं। आपने जो एडिशनल इनकम थी उनको सेव किया और सेव करने के बाद उनको सही जगह पे यूज़ करना शुरू किया। और अगर आप उस इनकम से अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं तो आप रैट रेस का हिस्सा हैं। और जो रैट रेस का हिस्सा होते हैं वो लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब क्वेश्चन ये है कि क्या अमीर लोग गाड़ियाँ नहीं चलाते? क्या अमीर लोगों के पास बड़े बड़े घर नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। लेकिन वो सब कुछ लेने का भी एक सही वक्त होता है, सही तरीका होता है, जिसके बारे में हम चैप्टर 3 में बात करने वाले हैं। एनी हाउ इस चैप्टर 2 में हमने 2 बातें सीखी। और वो ये कि एक रैट रेस का कभी भी हिस्सा नहीं बनना चाहिए। दूसरा ये कि इंसान कभी भी पैसे के पास नहीं जाए, पैसा उसके लिए काम करे। और अब ये पॉइंट जो मैंने कहा कि अमीर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा उनके लिए काम करता है, ये पॉइंट रॉबर्ट एंड माइक ने कैसे सीखा? रॉबर्ट एंड माइक ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि कुछ कॉमिक बुक्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स उनको पढ़ने के बाद फेंक देते हैं। तो इन्होंने ये कहा, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से कहा कि आप जो है ये कॉमिक बुक्स को पढ़ने के बाद फेंके नहीं, हमें दे दें। तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक शर्त पे देंगे कि आपने इसको रीसेल नहीं करना। ये एग्री हो गए। उन्होंने आगे से उनसे कॉमिक बुक्स ली और वो इकट्ठी करके सारी बुक्स अपने घर पे ले आए और अपने घर की बेसमेंट के अंदर एक छोटी सी लाइब्रेरी बना ली। अब जब उन्होंने घर में छोटी सी लाइब्रेरी बना ली तो वहाँ पे उन्होंने पर पर्सन 10 सेंट्स रखे, यानी कि एक पर्सन 10 सेंट्स पे करके 2 घंटे तक जितनी कॉमिक बुक्स चाहे पढ़ सकता है। और वहाँ पर उन्होंने माइक की बहन को एज अ लाइब्रेरियन हेड अपॉइंट कर लिया और जिसको वो वीकली $1 पे किया करते थे। अब इस तरह से क्या हुआ कि माइक और रॉबर्ट वो तो स्टोर पे काम कर रहे हैं रिच डैड के, लेकिन वो इस लाइब्रेरी में काम नहीं कर रहे। लाइब्रेरी के अंदर पैसा खुद उनके लिए काम कर रहा है। कैसे? उन्होंने कॉमिक बुक्स रखी, बच्चे जो है वो 10 सेंट्स पे कर रहे हैं फॉर 2 आवर्स, जितनी चाहे किताबें पढ़े, उनको वहाँ से पैसे ऑटोमेटिकली आई जा रहे हैं, पैसे जनरेट हो जा रहे हैं वहाँ से।
अब उन्होंने यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर वो खुद काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी पैसे अर्न कर रहे थे। तो ये पॉइंट था कि पैसा आपके लिए काम करे, क्या आपने कोई ऐसी चीज़ बना देनी है, ऐसी चीज़ करनी जिसपे पैसा आपके लिए काम करे, ये पॉइंट था। अब इसके बाद है चैप्टर 3 में ना एक रिचेस्ट पीपल की मीटिंग हुई थी 1923 में, जिसमें इस मीटिंग के अंदर स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट भी थे, इसके अलावा इसके अंदर यूटिलिटी के प्रेसिडेंट थे, गैस कंपनी के प्रेसिडेंट थे, बैंक के प्रेसिडेंट मौजूद थे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट मौजूद थे। फिर इसके अलावा और भी बहुत से रिच पीपल इस मीटिंग के अंदर इंक्लूड थे, जो कि उस टाइम के बहुत ही अमीर तरीन लोग काउंट होते थे। लेकिन 25 साल बाद क्या हुआ? 25 साल बाद इनमें से एक पर्सन जिनका नाम है चार्ल्स स्क्वाब, उनकी डेथ होगी। और जब उनकी डेथ हुई तो उनके हाथ खाली थे, मतलब वो कुछ भी छोड़ कर नहीं गए। और जब उनकी डेथ थी, उस डेथ से 5 साल पहले, यानी कि जो 5 साल थे लास्ट, उन्होंने कर्जे में गुजारे। इस तरह से ही ये भी उन रिचेस्ट पर्सन में से 2 पर्सन थे, क्रूगर और आर्थर कॉटन। ये भी जब इनकी डेथ हुई तो इनके पास भी कोई पैसा नहीं था, और उन अमीर तरीन आदमी से 2 लोग जो थे वो तो प्रिजन जेल में थे लास्ट ईयर्स अपनी डेथ के, अपनी लाइफ के, और 2 लोगों ने तो सुसाइड कर ली थी। अब इनके साथ हुआ क्या था? हुआ ये था कि 1929 में यूएसए की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर गई थी, जिस बेस पे पूरे यूएसए को काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल फेस करना पड़ा था। और इनके अंदर जितने अमीर लोग भी थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल फेस करना पड़ा था। उनमें ये जो रिचेस्ट पीपल थे, मैंने जिनका बताया आपको, इनको भी काफ़ी ज़्यादा क्रैश और क्लैश था जो फेस करना पड़ा। इस तरह बहुत से ऐसे बॉक्सर होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, जिनके पास एक टाइम पे मिलियन ट्रिलियन होते हैं, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद उनके पास कोई भी पैसा नहीं बचता और वो आम आदमी की तरह जॉब कर रहे होते हैं और वहाँ से पैसे अर्न कर रहे होते हैं। और एक पुअर क्लास से, मिडिल क्लास से बंदा बिलोंग करता है, जिसकी अचानक लॉटरी निकल आती है, और वो लॉटरी निकलने के बाद बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ गुजार रहा होता है, लेकिन एक टाइम आता है उसके भी सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं और उसके पास भी कुछ नहीं रहता, और फिर भी वो जो उसकी पहले आम जिंदगी थी वो पुरानी वाली लाइफ में वापस आ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि लोग जो वो पैसों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जो ऑथर है वो कहते हैं कि आप पैसों पे नहीं, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर फोकस करें। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब ये है कि आपको जो पैसा है उसको ग्रो करना और उसको मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपको पैसे को ग्रो करना और मैनेज करना नहीं आता तो इसका मतलब क्या, आपके पास पैसा बिल्कुल भी बाकी नहीं रहेगा। अगर आपने रिच पीपल बनना है तो इसके लिए आपको पैसा ग्रो करना और उनको मैनेज करना आना चाहिए। अब काफ़ी लोग जो है ऑथर से पूछते हैं कि हम लोग कैसे स्टार्ट ले सकते हैं, तो ऑथर आगे से बताते हैं आपको एसेट और लायबिलिटी का पता होना चाहिए। आपने एसेट जो है वो ज़्यादा करने हैं, लायबिलिटी को कम करना है। एसेट क्या होता है? वो चीज़ जो कि आपको आपके पैसा बढ़ाए, काम किए बगैर आपका पैसा बढ़ाए। और लायबिलिटी क्या होता है? वो चीज़ जिससे आपका पैसा कम हो, मतलब आप पैसा ज़्यादा खर्च करने लग पड़ो। और यही क्वेश्चन रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा था कि जो सीक्रेट है रिच पीपल का वो क्या है, तो वहाँ पे रिच डैड ने बताया था कि आप एसेट ज़्यादा बाय करो, लायबिलिटी कम बाय करो। और अमीर लोगों का यही एक गोल्डन रूल है कि वो ज़्यादा फोकस एसेट बाय करने में लगाते हैं, कम फोकस जो है वो लायबिलिटी की तरफ लगाते हैं। और एसेट की एक एग्जांपल ऐसे कि एक घर है जिसको आपने रेंट पे दे दिया, आप कोई काम नहीं कर रहे, अब आपको क्या होगा? उस घर से पैसे आएंगे, ठीक है? तो वो क्या हो गया? बगैर काम किए आपको वहाँ से पैसे आ रहे हैं, इट मीन्स वो एक एसेट है। अब आप क्या करते हो कि लायबिलिटी खरीदते हो। जब लायबिलिटी मीन्स वो चीज़ जिससे आपका जो खर्चा है वो बढ़ जाए। जैसा कि आपने घर में एसी लगवा लिया, जब एसी घर में लगवा लिया जाए तो उससे क्या होगा? बिजली का बिल बढ़ जाएगा। जब बिजली का बिल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ से पैसा बाहर को जाएगा। तो ये लायबिलिटी होती है कि जिससे पैसा बाहर को जाए, और एसेट क्या होता है? जिससे पैसा आपके पास आए। बहुत से लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में बताते थे, लेकिन रिच डैड जो चीज़ों को हमेशा सिंपल करके बताते थे। अगर किसी अकाउंटेंट से, किसी बैंकर से एसेट और लायबिलिटी का मतलब पूछा जाए तो वो इसको कॉम्प्लिकेटेड वे में बताएंगे, लेकिन रिच डैड के अकॉर्डिंग एसेट और लायबिलिटी का मतलब यही है। एसेट कि वो चीज़ जिससे आप पैसा कमाओ बगैर काम किए, लायबिलिटी वो चीज़ जो कि आपसे पैसा लेती है। और अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर अमीर बनना है तो एसेट्स बाय करो, और अगर गरीब रहना है तो फिर लायबिलिटीज़ बाय करो।
जो रिच पीपल हैं उनका फोकस मोस्टली एसेट्स बाय करने के ऊपर होता है। इवन के जो हमारे ऑथर हैं रॉबर्ट, इन्होंने भी मोस्टली रियल एस्टेट का काम किया, अपने एसेट्स बनाए और उनसे इन्होंने अर्निंग की और फिर एसेट्स पे जो बोनस यानी कि उस अर्निंग से, उस एसेट से जो ज़्यादा पैसे आते गए, फिर उन्होंने तब जाके उससे लायबिलिटी खरीदी। वरना वो एसेट बनाते थे, उससे जो अर्निंग आती थी फिर उससे भी एसेट खरीदते थे, फिर जो अर्निंग आती फिर उससे भी एसेट खरीदते। जब एसेट ज़्यादा होते थे तो उसके बाद जो है फिर लायबिलिटीज़ लेते थे, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ही ऑथर अपनी वाइफ के बारे में बताते हैं कि उनकी वाइफ ने भी मोस्टली उन्होंने अपनी जो गाड़ी थी लेने के लिए 4 साल लगाए थे। मर्सिडीज़ ली थी उन्होंने 4 साल। उन्होंने भी रियल एस्टेट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की थी। किस तरह से उन्होंने पहले रियल एस्टेट खरीदी, उनका एक एसेट बन गया, वहाँ से भी उनकी अर्निंग है, उन्होंने एक और एसेट बनाया, फिर एक और एसेट बनाया, फिर जब उनके पास उन एसेट्स से बोनस यानी कि एक्स्ट्रा इनकम हुई, ज़्यादा इनकम एक्स्ट्रा हुई, तो उन्होंने उससे फिर अपनी लायबिलिटी यानी कि अपनी मर्सिडीज़ कार खरीदी थी। और पुअर लोग क्या करते हैं, जब पुअर लोगों को पैसे मिलते हैं, उनकी सैलरी मिलती है, तो उससे वो बेसिकली लायबिलिटी खरीद लेते हैं अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के बाद। जब अपने एक्सपेंसेस पूरे कर लेते हैं फिर वो लायबिलिटी खरीदते हैं, जिससे क्या होता है उनके एक्सपेंसेस और बढ़ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जब रिच पीपल हैं, जब वो पैसा अर्न करते हैं तो वो उससे एसेट खरीदते हैं, और जब वो उससे एसेट खरीदते हैं फिर एसेट खरीदने के बाद अपने एक्सपेंसेस पूरे करते हैं, और जो पैसा बचता है उससे वो अगेन एसेट खरीदते हैं। और लग्जरीज वो तभी बाय करते हैं जब उनका एसेट कॉलम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने रैट रेस के बारे में बात की थी कि वो क्या करते हैं, जब उनकी इनकम बढ़ती है तो अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा लेते हैं, जबकि को चाहिए कि अपने एक्सपेंसेस बढ़ाने की बजाय सेविंग करके एक एसेट बाय करें, ताकि उनका जो सोर्सेज हैं अर्निंग के वो बढ़ सकें। और ज़रूरी नहीं है कि आप वो एसेट एक घर खरीद के उसको ही रेंट आउट करें, बल्कि आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी आपने सोचना है कि आपने क्या करना है। जैसा कि हमने देखा था रॉबर्ट और माइक ने एक लाइब्रेरी बनाई थी, वो क्या नाम है, कॉमिक बुक्स जो है वो लेकर उन्होंने अपने बेसमेंट के अंदर एक लाइब्रेरी बनाई थी, वो उनका एसेट था। और बहुत से लोग सोचते हैं कि जॉब भी एक एसेट है, जबकि जॉब जो है वो एक एसेट नहीं है। एसेट उसे कहते हैं जहाँ पे आप बगैर काम किए पैसा कमाओ। और ऑथर ये भी कहते हैं कि एसेट्स ऐसे बाय करो जो आपको पसंद हो। और इस चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली 2 बातें सीखी हैं, और वो ये कि पहली बात ये है कि अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर फोकस करो। ये टॉपिक जो है फाइनेंशियल एजुकेशन का आपको स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ये आपको थ्रू एंड थ्रू आपके घर में, आपकी लाइफ हिस्ट्री के अंदर पूरे लाइफ टाइम में सिखाया जाता है। इसके लिए आपकी पूरी लाइफ रिक्वायर्ड होती है। और दूसरी ये कि एसेट्स खरीदो, पहले एसेट्स को बढ़ाओ, फिर लग्जरीज बाय करो। जब एसेट्स ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली इनकम ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप लग्जरीज की तरफ यानी कि लाइबिलिटीज़ की तरफ आओ। मैकडॉनल्ड के ऑनर को, चैप्टर 4 है हमारा, मैकडॉनल्ड के ऑनर को 1974 में एक यूनिवर्सिटी के अंदर पब्लिक स्पीकिंग के लिए बुलाया गया। पब्लिक स्पीकिंग हो गई। अब उसके बाद ये बॉयज़ के साथ बैठे थे, तो उन्होंने बॉयज़ से पूछा कि तुम लोगों को जानते हो कि मैं क्या काम करता हूँ। उनमें से एक लड़के ने हंस के कहा कि आप बर्गर बनाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, गलत जवाब, मैं बेसिकली रियल स्टेट बाय करने में अपना काम करता हूँ। मेरा फोकस जो है वो है रियल स्टेट, और मेरे लिए जो है लोकेशन बहुत मैटर करती है। मैकडॉनल्ड की बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजेज़ हैं, और किसी भी फ्रेंचाइज को सक्सेसफुल बनाना होता है तो वहाँ पे उसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। और मैकडॉनल्ड के जो ऑनर है वो कहते हैं कि जब भी वो कोई भी रियल स्टेट या कोई भी ज़मीन को ख़रीदते हैं तो वो मैकडॉनल्ड के नाम से ख़रीदते हैं। अगर उनका फोकस सिर्फ बर्गर के ऊपर होता तो शायद वो कभी भी इतना अमीर ना बन पाते। तो उनका फोकस रियल स्टेट पे था, तो रियल स्टेट उनका एसेट है। और जैसे कि इनकी फ्रेंचाइज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इट मीन्स इनका रियल स्टेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और रियल स्टेट इनका एसेट कॉलम है, तो इट मीन्स इनका एसएम कॉलम जो है, एसेट कॉलम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। तो उनके एसेट्स बढ़ने की बेस पे उनकी जो इनकम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब इसके अलावा यहाँ पे जो रिच पीपल है उनका एक और सीक्रेट है, वो क्या है, माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है कि अपने एसेट्स बनाओ, अपने एसेट्स बिल्ड करो। इसके बाद ऑथर जो है वो प्रोफेशन और बिजनेस में फ़र्क बताते हैं। कहते कई लोगों से पूछा जाए कि आपका प्रोफेशन क्या है, तो वो कहते हैं आपका बिज़नेस क्या है, तो वो कहते हैं मैं बैंकर हूँ, मैं टीचर हूँ। जबकि ये उनका बिज़नेस नहीं होता, ये उनका प्रोफेशन होता है। प्रोफेशन वो जो आप काम करते हो, बिज़नेस वो होता है जहाँ जो आपका एसेट होता है। अब प्रोफेशन बेसिकली अगर कोई बैंकर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, तो वो किसी और के लिए काम कर रहा है। और हमारे यहाँ पे लोग इसलिए भी गरीब रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई एसेट नहीं होता, कोई उनका अपना बिजनेस नहीं होता, और वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों को कमा के देते हैं,
दूसरों के लिए काम करके उनको अमीर बनाते हैं, फिर गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और फिर उनके लिए अपने लिए कुछ नहीं बचता। मोस्टली लोग जो है वो स्कूल एंड कॉलेजेस में जाते हैं और वहाँ पे वो डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, लॉयर बनते हैं। तो हमारे ऑथर कहते हैं ये नहीं है कि आप ये प्रोफेशन जो है ना अडॉप्ट करें, आप ये सब कुछ ना बने, आप बने, लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि सोसाइटी के अंदर प्रोफेशन होना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ अपना भी आप कोई ना कोई एसेट बिल्ड करें जहाँ से आप अपनी अर्निंग स्ट्रॉन्ग कर सकें, जहाँ पे आपको बगैर काम करे इनकम मिले। और जो रिच लोग हैं वो सिर्फ अपने एसेट्स पे फोकस करते हैं और जो पुअर है वो एसेट्स की जगह लग्जरीज खरीद लेते हैं। और इसके अलावा जो ऑथर है वो ये भी बताते हैं कि जब आप कुछ भी लोगों से हट के अलग करते हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इवन कि ऑथर को एक दफ़ा लोन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने जब लोन मांगा तो बैंक ने उनको लोन देने से रिफ्यूज़ कर दिया, इस वजह से क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा रियल इस्टेट बाय कर ली थी। और बैंक ये कह रहा था कि एक पर्सन इतनी ज़्यादा रियल इस्टेट बाय करके इतना अमीर हो रहा है, अकेला एक पर्सन, तो बैंक ने इसी बेस पे इनको लोन देने से रिफ्यूज़ कर दिया था। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि जब आप कोई काम करने लगते हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं। कहते हैं अगर आप लोगों को सपोर्ट करोगे तो लोग आपका साथ देंगे, लेकिन इससे ये क्या होगा, इससे आप कभी भी अमीर नहीं हो पाओगे। अगर आप अमीर होना चाहते हो तो आपको लोगों से हट के काम करना पड़ेगा, जिसमें आपको लोग छोड़ जाएंगे, इवन कि आपकी अपनी फैमिली भी छोड़ सकती है, लेकिन एट द एंड आपको इसका बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। इसके अलावा ऑथर जो है वो एडवाइस देते हैं उनको जो कि काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कि आप अपना काम मत छोड़ें, आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब को कंटिन्यू रखें हार्ड वर्किंग से, ठीक है, एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय बने और आपको जब सैलरी मिलेगी उन सैलरी से जो एडिशनल इनकम होगी उसको सेव करें, उसको सेव करने के बाद उससे एसेट बाय करें, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं अपनी एजुकेशन को गेन करें और अपनी एजुकेशन को गेन करने के बाद जब उनकी जॉब हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सेविंग करें, वो भी सेविंग करके एसेट बाय करें। एंड फर्दर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अपने घर में अपने बच्चों को भी एसेट एंड लायबिलिटीज़ के बारे में अवेयरनेस दें। और लायबिलिटीज़ क्या है, एसेट्स क्या है, मैं आपको सब कुछ ऑलरेडी इन डिटेल बैक में बता चुकी हूँ। चैप्टर 5 के अंदर रॉबिनहुड की बात की गई कि रॉबिनहुड वो पर्सन था जो कि अमीरों से पैसे लेके गरीबों को दिया करता था और गरीब उसको अपना हीरो मानते थे। अब होता क्या है कि टैक्स के बारे में बात की गई है कि इनकम टैक्स ऐसी चीज़ होती है जो कि एम्प्लॉय अपनी सैलरी से गवर्नमेंट को पे करते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देती है और डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो है वो लोगों को प्रोवाइड करती है। अब टैक्स का सिस्टम यूएसए में और यूरोप में इतना नहीं था, बहुत कम था, लेकिन 1913 के बाद ये सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। अब क्यों बढ़ा? वो इसलिए कि जब लोगों ने देखा, गवर्नमेंट ने देखा कि सोसाइटी के अंदर पुअर लोग ज़्यादा हैं और रिच लोग कम हैं, तो इन्होंने कहा कि हम लोग एक इनकम टैक्स का सिस्टम स्टार्ट करते हैं जिसमें जो रिच लोग हैं वो टैक्स पे किया करेंगे और जो पुअर हैं उन सबको भी फैसिलिटीज़ मिलेगी और सबको इक्वल लेवल पे ट्रीट किया जाएगा। अब जो सोसाइटी के अंदर पुअर लोग थे उन्होंने देखा कि इस पर टैक्स रिच पीपल से लिए जाएंगे और हर एक को इक्वल लेवल पे ट्रीट किया जाएगा, तो उन्होंने इस लॉ के हक में वोट दे दिए। अब क्या हुआ, 1913 में ये जो इनकम टैक्स का लॉ था वो पास हो गया, जिस बेस पे रेगुलर बेसिस पे टैक्स लिए जाने लग पड़े और ये लॉ रॉबिनहुड की थ्योरी को फॉलो करते हुए पास किया गया था। लेकिन जब रिच लोग टैक्स दे रहे थे और पुअर नहीं दे रहे थे तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो थी वो लालची हो गई। फिर उन्होंने यह किया, उन्होंने ये टैक्स हर एक के ऊपर, यानी कि अमीर हो या गरीब हो, सब के ऊपर ये टैक्स अप्लाई कर दिया और फिर जो लोग जितना ज़्यादा कमाते हैं उतना ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि जो रिच पीपल हैं वो इतना टैक्स नहीं पे करते जितना कि पुअर पे करते हैं और पुअर ये कहते हैं कि रिच इतना टैक्स नहीं पे करते जितना उनको टैक्स पे करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, वो लीगली ही टैक्स को कम पे करते हैं। और वो टैक्स कम क्यों पे करते हैं? वो बेसिकली लॉज का फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे कई ज़्यादा लॉज हैं जिनके अंदर टैक्स कम पे करने की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जैसे कि कॉरपोरेशन, जो कंपनीज़ होती हैं ना, उनके अंदर इनकम टैक्स का रेट बहुत कम होता है। अब कंपनी का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी कोई कंपनी हो जाए, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो जाए, छोटी सी भी बिल्डिंग हो लेकिन उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट हो तो वो भी कंपनी ही कहलाती है। तो जो कॉरपोरेशन होती है उनके अंदर इनकम टैक्स का रेट बहुत कम होता है।
अभी जो कॉर्पोरेशन का टॉपिक है और टैक्सेस का टॉपिक है बहुत बड़ा है। ऑथर ने इस बुक के अंदर ये नहीं बताया कि आपने कॉर्पोरेशन कैसे बिल्ड करनी है, लेकिन ये बताया कि आपने लॉज का फ़ायदा कैसे उठाना है कॉर्पोरेशन बनाकर, और आप लॉज का फ़ायदा उठा के टैक्स कम पे कर सकते हो। जो रिच डैड थे उनके पास काफ़ी लॉयर्स भी होते थे, वो लॉयर्स को पे करते थे, उनसे कंसल्ट करते थे, और जो लॉयर्स थे वो उनको टैक्स के बारे में लॉज वगैरह बताते थे। और इसीलिए आप भी लॉज को कंसल्ट करें, इसके बारे में बुक्स पढ़ें, इसके बारे में लॉयर से कंसल्ट करें। और राइटर ने हमें यहाँ पे एक और बुक रिकमेंड की है जो कि टैक्स से रिलेटेड है। उस बुक का नेम है इनकॉर्पोरेट एंड ग्रो रिच। और इसके अलावा ऑथर कहते हैं ये तो एक बुक है, आप और भी बहुत सी बुक्स पढ़ें, आप लॉ के बारे में मैक्सिमम नॉलेज गेन करें। आपको टैक्सेस के बारे में जानने के लिए स्टडी करनी होगी, एफर्ट करनी होगी, लेकिन इससे होगा बाद में ये कि आपके पैसे भी बचेंगे। जब आपके पैसे बचेंगे तो आप उससे एसेट बिल्ड कर सकेंगे। फिर चैप्टर 6 है। उस चैप्टर के स्टार्ट में ऑथर ने 2 स्टोरीज बताई हैं। एक है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की, दूसरी है लोकल कंपनी की। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वो पर्सन जिन्होंने सबसे पहले टेलीफोन बनाया था, और जब इन्होंने टेलीफोन बनाया था तो इनको बहुत ज़्यादा उसके ऑर्डर्स आए थे, और वाहद यही वो पर्सन थे जो कि टेलीफोन बना सकते थे। लेकिन जब इनको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आए और ये उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो फिर ये वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनको इन्होंने कहा कि मैं आपको $100,000 के अंदर मैं अपनी कंपनी और सब कुछ आपको सेल करना चाहता हूँ। लेकिन वेस्टर्न यूनियन ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, हम इतने में नहीं खरीदेंगे। फिर इन्होंने इसके एज अ रिज़ल्ट AT&T अपनी कंपनी स्टार्ट की। ये हिम्मत नहीं हारे थे। यानी हाँ, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और AT&T अपनी कंपनी स्टार्ट की, जो कि प्रेजेंटली $1 बिलियन कंपनी है। ना सिर्फ इतना, बल्कि इन्होंने इस कंपनी के बाद और भी बहुत सी कंपनीज खोली और आज जो है ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। अब इसके बाद लोकल कंपनी की स्टोरी। उसमें क्या है, एक कंपनी ने कई ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ थे उनको फायर कर दिया, जिस पे जो एम्प्लॉयज़ थे वो कह रहे थे कि अनफेयर किया गया हुआ है ट्रीटमेंट। उनमें उनका एक मैनेजर भी इंक्लूड था। मैनेजर की एज राउंड अबाउट 45 ईयर्स थी। अब होता क्या है कि मैनेजर को ये डर था कि कहीं उससे उसका घर न छीन जाए, उसकी गाड़ी न छीन जाए। इसीलिए मैनेजर अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ अपनी कंपनी के बाहर आया और गार्ड से रिक्वेस्ट करता है कि उसको जो बॉस है उससे मिलने दिया जाए। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है जिनकी जॉब चले जाती है, वो उदास हो जाते हैं। ऑथर के खुद के स्टूडेंट्स हज़ारों लाखों में हैं। ऑथर कहते हैं सबके सब बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो डरते हैं। डरते किससे हैं? कि कहीं उनको लॉस ना हो जाए। ऑथर को खुद भी बहुत दफ़ा लॉस हुआ है अपने इस काम के अंदर, लेकिन ऑथर इसको फेलियर नहीं समझते थे। ऑथर इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते थे। वो कहते थे कि उनका जो लॉस है उनसे उनको सीखना चाहिए, और सीख सीख के उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि आज उनकी बहुत सी रियल स्टेट्स हैं। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता है आपका लॉस कम होता जाता है, और रिच बनने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज और हिम्मत दोनों चाहिए होते हैं। और बहुत से लोग होते से पूछते कि उनको आखिर इतना रिस्क लेना क्यों है और क्या ज़रूरत है फाइनेंशियल नॉलेज की। तो बेसिकली आप सब लोगों को फेसबुक के जो ऑनर है उनका पता होगा, और वो कहते हैं रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। अब जैसे कोविड का टाइम था, उस पे बहुत से लोगों की जॉब गई, और बहुत से ऐसे इवेंट जिस पे बहुत से लोगों की जॉब गई। अब उस टाइम पे जिनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगा उनको फिर लॉस फेस करना पड़ेगा, और उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ वही लोग सुकून से बैठे होंगे जिनके पास एसेट होगा और फाइनेंशियल नॉलेज होगा। और जिनके पास एसेट होता है वो लोग अपने बॉस को सैलरी बढ़ाने का नहीं कहते, और ना उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा ऑथर ने इस चैप्टर के अंदर हम लोग को एक और लेसन बताया, और वो ये है कि लोगों को आदत होती है कि दूसरों को ब्लेम करते हैं, वो कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छी नहीं है, महंगाई बहुत है, घर के खर्चे बहुत हैं, अच्छा पे नहीं कर रहे, बॉस काम बहुत करवाते हैं। तो ऑथर कहते हैं कभी भी दूसरों को नहीं बदल सकते, इसलिए दूसरों को कंप्लेन करने का फ़ायदा नहीं है, दूसरों को ब्लेम करने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इंसान खुद ही खुद को बदल सकता है। इसके बाद है चैप्टर 7। उसके अंदर जो हमारे ऑथर हैं उनकी मुलाकात एक रिपोर्टर से होती है। रिपोर्टर इंटरव्यू करती है रॉबर्ट का, और वो उनसे पूछती कि ऐसा क्या करूँ कि मैं रिच हो जाऊँ। तो फिर उसके बाद वो ये भी कहती कि मैं भी आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। तो उसके बाद इस इंटरव्यू में रॉबर्ट ने उनके कुछ आर्टिकल पढ़े, और आर्टिकल पढ़ने के बाद कहा कि तुम किस लिए रुकी हुई हो, तुम्हारे आर्टिकल तो बहुत अच्छे हैं। लड़की ने कहा, मतलब जो रिपोर्टर है उसने कहा, पता नहीं, सबको मेरे आर्टिकल्स तो बहुत पसंद आते हैं। फिर उसके बाद ऑथर कहते हैं, मतलब पहले रिपोर्टर कहती कि मुझे आपको एडवाइस दे कि मैं क्या करूं। तो फिर ऑथर कहते कि तुम्हें जो है ना सेल्स ट्रेनिंग कोर्स लेने चाहिए।
ये सुन के लड़की को गुस्सा आया और उसने कहा कि मेरे पास मास्टर डिग्री है, मैं एक प्रोफेशनल हूँ और आप चाहते हैं कि मैं एक सेल्समैन बन जाऊँ। तो फिर ये सुनने के बाद ऑथर ने अपनी एक बुक उठाई और उसके ऊपर कहा कि उसके ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट सेलिंग बुक, ना कि बेस्ट राइटिंग बुक। अब ये तो एग्जाम्पल थी, और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन वो आगे नहीं जा पाते, वो पुअर रहते हैं, वो रिच नहीं बन पाते। क्यों? उनमें डॉक्टर और उसके बाद मैकेनिक, उसके बाद इंजीनियर, ये सब हैं जिनके पास स्किल्स बहुत हैं लेकिन ये ज़्यादा आगे नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि इनके पास टैलेंट बहुत है, स्किल नहीं। टैलेंट बहुत है, आगे नहीं जा पाते इसलिए क्योंकि अपनी बेसिक्स जो नेसेसरी स्किल्स हैं वो नहीं सीखते। अब जैसे मैकडॉनल्ड का बर्गर है, आपको उससे भी ज़्यादा अच्छा बर्गर बनाना आता होगा, लेकिन फिर भी आप मैकडॉनल्ड जैसा पैसा नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि जो स्किल्स हैं, वो जो मार्केटिंग स्किल्स है मैकडॉनल्ड की, वो अपनी स्किल्स हैं और आपकी स्किल्स मैकडॉनल्ड जैसी अच्छी स्किल्स नहीं हो सकती। आप बिजनेस स्किल्स नहीं सीखते, आप मार्केटिंग स्किल्स नहीं सीखते, इसीलिए। और ऐसी ही जिस फीमेल राइटर की हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस की, वो बहुत अच्छा लिखती है लेकिन उसे सेलिंग और मार्केटिंग स्किल्स नहीं आती। तो रॉबर्ट कहते हैं सिर्फ टैलेंट होना बाकी काफ़ी नहीं है, आपके पास अच्छी स्किल्स भी होनी चाहिए। तो रिच डैड ने भी ऑथर को यही कहा था, जो ऑथर रॉबर्ट है, कि आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान नहीं देना, आपको मल्टीपल स्किल्स भी आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप अच्छा बर्गर बना लेते हो तो क्या अच्छा बर्गर बनाना काफ़ी है? नहीं, लेकिन आपको उस बर्गर को सेल करने के लिए भी स्किल्स आनी चाहिए। तो बेसिकली जो ऑथर है हमारे, उन्होंने 1969 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उन्हें कैलिफोर्निया की एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई जहाँ पे उनको 42,000 पर मंथ पे किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। $42,000, सॉरी, पर मंथ नहीं, पर ईयर। और वहाँ पे साल के 7 महीने काम करना होता था, बाकी 5 महीने ऑफ होता था। वो 5 महीने में कहीं और चाहते तो जॉब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहीं और पर जॉब नहीं की और उन्होंने अपनी जल्द ही ये वाली जॉब भी छोड़ दी। ये जॉब छोड़ने पे उनको फादर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने ये जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि यहाँ पे कुछ सीख नहीं पा रहे थे। एनी हाउ ये जॉब छोड़ के उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। क्योंकि उनको लीडरशिप सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था। फिर उन्होंने उन ट्रूप्स को उस आर्मी के थ्रू बेसिकली मैनेजमेंट की स्किल सीखी, लीडरशिप की स्किल सीखी, क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है लोगों को मैनेज करना। जब उन्होंने वहाँ से लीडरशिप की, मैनेजमेंट की स्किल सीख ली तो उसके कुछ सालों बाद उन्होंने वहाँ से भी रिज़ाइन कर दिया। फिर ज़ीरोक्स कंपनी को ज्वाइन कर लिया। ज़ीरोक्स एक सेलिंग कंपनी है और यहाँ जाके इन्होंने जो सेलिंग स्किल्स है वो सीखी। इनकी सेलिंग स्किल स्ट्रॉन्ग हो गई, उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया। इन्होंने फिर अपनी खुद की एक कंपनी बनाई और उन्होंने वो कंपनी बेसिकली 1977 में स्टार्ट की थी। और ऑथर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियली रिच बनने के लिए आपके पास 4 स्किल्स होनी चाहिए। एक है अकाउंटिंग की, दूसरी है इन्वेस्टिंग की यानी कि पैसे से पैसा बनाना, फिर है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स को समझना, एंड फिर है लॉ। आपको लॉज के बारे में पता होना चाहिए। आपको लॉयर से कंसल्ट करना चाहिए। और इसके अलावा फिर ऑथर कहता है कि आपके लिए एक और टिप है कि अपनी लाइफ के बारे में लॉन्ग टर्म सोचें और सोचें कि आपको क्या करना है और फिर आपको उसके लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो दैट्स ऑल, ये सब कुछ बताया है ऑथर ने अपनी इस रिच डैड पुअर डैड के अंदर। तो आई होप कि आपके लिए बुक काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।